नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। केरलम, असम, पुदुचेरी में गुरुवार को मतदान। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। 296 सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान हुआ तेज। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के विवादित बयान पर गरमाई सियासत। भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। निर्वाचन आयोग ने बंगाल में भयमुक्त मतदान की दोहराई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसले। लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की मेगा प्रोजेक्ट्स को दिखाई हरी झंडी। किसानों को खाद पर भारी सब्सिडी समेत जयपुर मेट्रो के फेज 2 को मंजूरी। अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष विराम। भारत ने किया स्वागत। स्थायी शांति की जताई उम्मीद। पश्चिम एशिया की स्थिति पर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। कहा, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही सरकार। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत की झोली में तीसरे दिन 3 पदक। नितेश को रजत और सचिन सहरावत प्रिंस ने दिलाए कांस्य पदक। और सुर्खियों के बाद आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की। दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान होगा। असम, पुदुचेरी और केरलम में कल ही एक ही चरण में मतदान होंगे। तीनों ही राज्यों में लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यानी अब इंतजार ईवीएम में बटन के दबने का है। आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पूरी तैयारी की है, तो मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, इसको लेकर भी सभी जरूरी बंदोबस्त किए गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है। इस बीच बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के एक विवादित बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत की है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल के रैना में आयोजित एक रैली में अभिषेक बैनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को धमकियां दी, जिसके बाद भाजपा की ओर से शिशिर बाजोरिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। अभिषेक बैनर्जी के बयान पर शिकायत दर्ज कराई है। बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकी देने का आरोप है। शिशिर बाजोरिया ने सीईसी को लिखी चिट्ठी। बयान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ बीजेपी। बयान का मकसद राजनीतिक विरोधियों को डराना, बीजेपी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य में सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा हिंसा भड़काने वाले बयान दिए जा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से मांग की है कि मतदाताओं को बिना डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले। वहीं चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जाएंगे। बंगाल का चुनाव का जो पुराना इतिहास है वो इस बात को बताता है कि हमेशा बंगाल में भय की स्थितियां निर्मित करके चुनाव की वैतरणी पार करने के मार्ग बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। एक तरफ अभिषेक बैनर्जी पर भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप, दूसरी तरफ लगातार फटकार के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर एसआईआर का मुद्दा उठाया है। ममता बनर्जी का कहना है कि जिन 27,16,393 लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, उन्हें इसी साल वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। एसआईआर के तहत ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर की मतदाता सूची से करीब 44,000 नाम हटाए गए हैं। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से बतौर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के मौके पर टीएमसी ने शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम ममता के साथ टीएमसी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता नजर आए। इस मौके पर ममता ने एक बार फिर से एसआईआर का जिक्र किया है। सुस्थ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন,
সকলের জন্য অনেক অনেক শুভনন্দন, শুভ কামনা। আমি মনে দুঃখ নিয়ে পড়ছি, কারণ এত নাম বাদ দিয়েছে মানুষের। আমরা এখনো বলবো এটা সুপ্রিম কোর্টেরই অর্ডার ছিল। भवानीपुर सीट पर ममता को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कड़ी चुनौती दे रहे हैं, इसलिए इस बार का मुकाबला कांटे का है। ममता बनर्जी बार बार एसआईआर का मुद्दा उठा रही हैं, तो बीजेपी ने कहा कि जिनके नाम गलत तरीके से हटे हैं वे अपील कर सकते हैं। Those who are thinking that their name are wrongly deleted, they may go to tribunal. Tribunal will decide. वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग के खिलाफ टीएमसी के आरोपों पर टिप्पणी करते हुए तृणमूल पर गंभीर आरोप लगाए। जब बंगाल में पंचायत चुनाव होते हैं, नगरपालिका चुनाव होते हैं, तो आप लोग क्या करते थे? नामांकन तक भरने नहीं देते आप लोग, तो किसके खिलाफ आप क्या करोगे? ये राहत आपने दिखाई है। और अगर चुनाव आयोग आपको सम्मान नहीं देते तो जाके आंदोलन कीजिए ना, विरोध कीजिए, आपके दीदी को वकील बना के सुप्रीम कोर्ट भेजिए ना। आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य में चुनाव पूरी तरह भय रहित, हिंसा रहित और प्रलोभन रहित कराए जाएंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का यह बयान टीएमसी सांसद डेरेक आओ ब्रायन के उस आरोप के जवाब में आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बैठक के दौरान उन्हें और अन्य नेताओं को कथित तौर पर दफा हो जाओ कहा और मात्र 7 मिनट में मीटिंग समाप्त कर दी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग ने बार बार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से अनुरोध किया कि वे बातचीत के दौरान अपनी आवाज ऊंची ना करें और अनुचित या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें। पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। यही कारण है कि ममता बनर्जी और टीएमसी चुनाव से पहले हर दाव आजमा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होंगे। अब फैसले जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। असम के नगांव जिले के प्रशासन ने एक अनोखे अंदाज में नगांव कस्बे के नेहरूबली में मतदान कर्मचारियों का पारंपरिक गमोसा और बिहू नृत्य के साथ स्वागत किया। चुनाव कार्य के लिए लगभग 8000 अधिकारियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने मतदाताओं से सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाले मतदान में शांतिपूर्वक भाग लेने का आग्रह किया है। प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी, 3 मतदान अधिकारी और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। गौरतलब है कि जिले के 200 मतदान केंद्रों का संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जाएगा। नागांव जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए 1868 मतदान केंद्रों पर मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारी सुरक्षित पहुंच चुके हैं। जिला आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुष्टि की है कि सीसीटीवी निगरानी सहित सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मतदान कर्मियों ने दिन में पहले ही ईवीएम और अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र कर ली थी और अपने अपने केंद्रों के लिए रवाना हो गए थे। मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत किसानों के हितों से लेकर ढांचागत विकास परियोजनाओं पर फोकस नजर आ रहा है। मोदी सरकार ने खरीफ की फसल के लिए पोषण आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी है ताकि किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक मिलता रहे। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो के फेज 2 को भी मंजूरी दी है, तो राजस्थान के एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बढ़ी हुई लागत को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश की 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखा दी है। कैसे ये फैसले आम लोगों को मदद पहुंचाएंगे, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। सरकार ने खरीफ सीजन 2026 के लिए 41,534 करोड़ रुपए की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। ये सब्सिडी फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरकों पर मिलेगी, जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव का असर भारतीय किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। जो डीएपी बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, इसका 50 किलो का बैग एकदम फिक्स 1350 रुपए पे लगातार चलाया गया है। इसके लिए सब्सिडी बढ़ती जा रही है, लेकिन किसानों पे कोई बोझ ना आए, ये ध्यान में रख के फैसले लिए गए।
राजस्थान के लिए भी आज का दिन बेहद खास रहा। पचपदरा में बन रही HPCL रिफाइनरी की संशोधित लागत को मंजूरी मिल गई है। अब इस प्रोजेक्ट पर 79,459 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अच्छी खबर यह है कि जुलाई 2026 से इसका कमर्शियल ऑपरेशन यानी वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं गुलाबी नगरी जयपुर के लिए भी कैबिनेट ने खजाना खोल दिया है। जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे शहर का मेट्रो नेटवर्क और भी व्यापक होगा, जिससे लाखों यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा। जयपुर का फेज 2 मेट्रो 41 किलोमीटर लंबा एक मेट्रो स्ट्रेच, फेज 1 जो ऑपरेशनल है ऑलरेडी, इसमें ऐड हो रहा है। ओवरऑल जयपुर का बड़ा एक सेगमेंट, बहुत बड़ा सेगमेंट इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये दोनों के दोनों सेगमेंट्स इससे कनेक्ट होते हैं। 13,000 करोड़ रुपए का आउटले है। 5.5 साल में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। भविष्य में बिजली की बढ़ती मांग को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में 1,720 मेगावाट क्षमता वाले कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी। इस विशाल जल विद्युत परियोजना पर 26,070 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत 1200 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट पर भी मुहर लग गई है, जिसके निर्माण पर 14,106 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हमारे नॉर्थ ईस्ट में 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, बड़े पावर प्लांट्स हैं। एक कमला हाइड्रो पावर प्लांट है, ये 1,720 मेगावाट का है, 26,000 करोड़ का है। दूसरा कलाई 2, ये 1,200 मेगावाट का है, ये 14,000 करोड़ का है। इन फैसलों से साफ है कि सरकार का फोकस इस बार अन्नदाता की समृद्धि और आधुनिक अवसंरचना पर है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल आम आदमी का जीवन सुगम होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, DD न्यूज। क्या यूरेनियम की जगह थोरियम ले पाएगा? इस सवाल का हल ढूंढ निकाला है भारतीय वैज्ञानिकों ने। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत दूसरे चरण में प्रवेश करना भारत का ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। लेकिन क्या भारत को बिजली उत्पादन में कोयले और हाइड्रो जैसे पारंपरिक स्रोतों से छुटकारा मिल पाएगा? स्वदेशी तकनीक ने जो हासिल किया है, इससे मेक इन इंडिया को क्या मिला, समझते हैं इस रिपोर्ट में। परमाणु ऊर्जा उत्पादन, उसकी लागत, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और तकनीकी जटिलताओं पर भारत को जीत मिली है। स्वदेशी तकनीक से विकसित PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी स्टेज हासिल कर ली है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी द्वारा इसे 2 दशकों के परिश्रम और तकनीकी कुशलता से बनाया गया है। कलपक्कम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2024 को दौरा किया था और नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए तैयारियों को समझा था। 6 अप्रैल 2026 यानी सोमवार को ही क्रिटिकलिटी स्टेज इसने हासिल कर ली और प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि ये देश के वैज्ञानिकों की क्षमता और उनकी ताकत को दर्शा रहा है। 500 मेगावाट का कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारा चालू हुआ है, तो उसमें हम यूज कर रहे हैं प्लूटोनियम को। ये प्लूटोनियम हमारे को मिला है यूरेनियम से। तो प्लूटोनियम हमारे पास सेकंड फ्यूल है, जो उसी का ही रिप्रोडक्ट है, मतलब बाय प्रोडक्ट है। अब प्लूटोनियम से जब हम बिजली बनाएंगे, जैसे कलपक्कम में जो परमाणु बिजली का चालू होगा, उसमें प्लूटोनियम का यूज करेंगे। प्लूटोनियम में जब हम बिजली बनाएंगे तो उसको हम इससे समझ सकते हैं, जैसे कुकर में हम दाल पकाते हैं, दाल के साथ साथ हमने उसमें आलू भी डाल दिया, तो सेम हीट में सेम टाइम में आलू भी बॉयल हो गया। ऐसे ही प्लूटोनियम में, प्लूटोनियम के साथ जो हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में थोरियम है, उसको हम उसमें डाल देंगे तो थोरियम हमारा फर्टाइल से फिजाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यूरेनियम 233, जो कि बहुत बड़ी ताकत भारत की है, मतलब इट इज अ फिजाइल एलिमेंट। तो इससे हम छोटे छोटे रिएक्टर भारत में लग पाएंगे और भारत को 500 सालों तक 5,000 यूनिट बिजली पर पर्सन पर एनम हम दे सकते हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारतीय वैज्ञानिकों को मिली इस उपलब्धि से थोरियम के उपयोग का भी रास्ता आसान हुआ है। भारत में दुनिया का 25% थोरियम उपलब्ध है, जबकि यूरेनियम के लिए भारत की निर्भरता रूस, कजाकिस्तान, कनाडा जैसे देशों से होने वाले आयात पर है। लेकिन जब थोरियम उपयोग में आ जाएगा तो भारत पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा और साल 2070 तक
नेट जीरो के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी भारत आसानी से हासिल कर पाएगा। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारत की इंस्टॉल क्षमता फिलहाल 8,780 मेगावाट की है। इसे साल 2047 तक बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की नींव रखे जाने के साथ देश अधिक से अधिक महिला नेतृत्व वाली शासन व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ये एक विकसित भारत का प्रमुख स्तंभ है। इसी भावना के तहत बजट सत्र के विस्तारित 3 दिन 16 से 18 अप्रैल के बीच संविधान संशोधन बिल पेश किए जाने की संभावना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि 2029 के लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। समावेशी शासन सपनों को साकार करने की नीति और नियत में सशक्तिकरण का भाव संविधान संशोधन जैसे फैसलों को आसान बना देती है। इसे साकार होते देशवासियों ने पहले भी देखा है और संभावना है कि बजट सत्र के विस्तारित 3 दिन 16 से 18 अप्रैल के बीच भी इसे फिर से देखा जाए। इन 3 दिनों में सरकार का लक्ष्य 2029 से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। 2029 के 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका फायदा मिले, अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसलिए सरकार ने 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। महिला नेतृत्व वाली शासन व्यवस्था की ओर बढ़ रहा विधेयक देशवासियों का व्यापक समर्थन चाहता है, ताकि देश की माताओं और बहनों का विश्वास और भागीदारी लोकतंत्र में प्रभावी हो। हम इस बार पार्लियामेंट में पक्का करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में कानून पे थप्पा लगाना चाहते हैं कि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी लोकसभा की सीटें कम न हो, इसका थप्पा लगाने के लिए, और दूसरा महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए। इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे। आप भी लोगों को बताइए, कांग्रेस के लोगों को बताइए, एलडीएफ के लोगों को बताएं कि महिलाओं के अधिकार का एक कानून निर्विरोध पास होना चाहिए। नारी शक्ति को हर रूप में प्राथमिकता देने वाली सरकार अपने प्रयासों से 40 वर्ष से लटके इस मुद्दे को एक निष्कर्ष पर ले आई है। अब बारी इसके साकार होने की है। इससे क्या होगी ना कि विमेन को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, उनके लिए भी कुछ है, स्पेसिफाइड कुछ है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंड जेन्युइन थिंग। ये बिल जो पास होगा उनसे उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे और ग्रोथ करने के लिए। मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, और इससे जो इक्वेलिटी है उस पर भी हम कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल सकते हैं महिलाओं के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे पार्लियामेंट में 33% श्योरली महिलाएं होंगी, तो वो महिला हित में कुछ कर पाएंगी आगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की नींव विकसित भारत का एक प्रमुख आधार है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम को संसद ने वर्ष 2023 में मंजूरी दी थी, जिसके जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। सरकार का प्रयास है कि अब इसे 2029 के लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के साथ ही लागू किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट,
DD न्यूज। केंद्र सरकार देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार ऐतिहासिक बदलावों का प्रस्ताव पेश करने जा रही है, ताकि महिलाओं के लिए जल्द से जल्द 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। ओमनाथ कुट्टी ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि मैं ये जानकर बहुत खुश हूं कि भारत की महिलाओं को अब लोकसभा में 33% प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं भारत की महिलाओं के लिए विशेष ध्यान देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हृदय से धन्यवाद करती हूं। I am very happy to know that the women of India achieved 33% of representation in Lok Sabha now. I am very glad, and my heartfelt thanks to the central government and state government for their extra care for the women of India. We have to support the transgenders also. And again, I am thanking our government for giving this much percentage. And I hope that in the future, the women will achieve 50% with the support of the government. My heartfelt thanks to the government. वहीं वीके पॉल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। भारत को विकसित भारत बनाने के जो लक्ष्य और मिशन हैं, उन्हें मजबूती देने और उसमें नई ऊर्जा जोड़ने का काम यह अधिनियम करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा और भारत की विकसित भारत बनने की जो गोल है, जो मिशन है, उसमें बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी एनर्जी को जोड़ने में ये अधिनियम हमें काम करेगा। इस अधिनियम की प्रावधानों के तहत लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में जो सीटें हैं, जो सीट्स हैं, उनमें 1/3 सीट 33% सीट्स जो हैं वो महिलाओं को मिलेंगी। आगे चलते हुए जब ये मूवमेंट आगे बढ़ती है तो जहाँ हमारे कानून बन रहे हैं, जहाँ पे राज्यों के बारे में, तो देश के बारे में लोकसभा में चर्चाएं होंगी, नीतियाँ बनेंगी, प्रोग्राम बनेंगे, डायरेक्शन मिलेगा, तो महिलाओं की आवाज़ उसमें जब सुनी जाएगी तो ये धरातल से जुड़ी हुई जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उनको उभार के ऊपर लाएगी। साथ ही चंद्रकांत लहरिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बदलाव कई क्षेत्रों में असर लाएगा, हर क्षेत्र में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैं खास तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और महिलाओं एवं बाल विकास को लेकर अधिक उत्साहित हूं, क्योंकि इन क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बुनियादी और केंद्रीय होती है। दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं और वो बाकी आधी आबादी है वो महिलाएं उनको जन्म देती हैं, तो यह महिलाओं के महत्व को दर्शाता है। अब हम जानते हैं कि आज से कुछ सालों पहले 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, उसमें लोकल बॉडीज़ में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो एक काफ़ी क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इसमें नीति निर्माण के हाईएस्ट लेवल पर महिलाओं को भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जब महिलाएं नीति निर्माण में आएंगी तो सबसे अधिक फ़ायदा कुछ क्षेत्रों को होगा, जिनमें से स्वास्थ्य है, महिला बाल विकास है। हम जानते हैं कि इन क्षेत्रों में वैसे भी ग्रास रूट से लेकर काफ़ी हायर तक महिलाएं ही इस क्षेत्र का आधारशिला हैं। लेकिन जब नीति निर्माण में भी महिलाएं आएंगी तो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। जो नीतियां हैं वो पिछड़े, दलित, महिलाओं, उनके अधिक काम करेंगे। किसी भी नीति का और किसी भी सरकार की कोशिश होती है कि वो सबसे पीछे और पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाए। खासतौर से हमारे देश में महिलाओं को
काफ़ी सालों तक उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था कि अब समय आ गया है। और मुझे लगता है कि इस अधिनियम के बाद काफ़ी सारी जो समस्याएं थीं और काफ़ी सारी चुनौतियां थीं जिसमें महिलाएं पीछे रहती थी, वो उसको दूर करने में हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। खासतौर से मैं आई एम रियली एक्साइटेड कि स्वास्थ्य क्षेत्र में और महिला और बाल विकास के क्षेत्र में जब महिलाएं आगे आएंगी तो निश्चित रूप से ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जो सभी तबके, सभी वर्ग और महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए काम करेंगे। केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ऐतिहासिक बदलावों का प्रस्ताव पेश करेगी। ये महज एक कानूनी प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि देश की नीति निर्धारण में महिलाओं की हिस्सेदारी तय करने का सबसे बड़ा संकल्प है। महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि ये देश की आधी आबादी के अधिकार और सम्मान को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बेहद क्रांतिकारी कदम है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जो कि 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा, महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। महिलाओं को वास्तविक भागीदारी देने का जो ये निर्णय लिया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और ये बहुत ही साहसी निर्णय है। नेशनल क्वांटम मिशन ने 3 साल से भी कम समय में 1000 किलोमीटर सुरक्षित क्वांटम संचार की उपलब्धि हासिल कर ली है, जब इसका लक्ष्य 8 वर्षों में 2000 किलोमीटर था। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश के जरिए ये जानकारी देते हुए बताया कि मिशन तय समय से कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन तय समय से कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर सिंह के अनुसार मिशन के तहत स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में भी तेजी से विकास हुआ है। स्टार्टअप्स की संख्या 8 से बढ़कर 17 हो गई है, जिनमें 9 नए डीप टेक वेंचर्स शामिल हैं। ये स्टार्टअप्स क्वांटम बायोसेंसर, फोटोन सेंसिंग, क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम, एटॉमिक मेमोरी और प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा शुरू किए गए 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI फंड के लिए 2 महीनों में 100 से अधिक प्रस्ताव मिले। उल्लेखनीय है कि नेशनल क्वांटम मिशन 6G एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नवाचार और विस्तार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के भविष्य की एक नई तस्वीर पेश की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने न केवल नक्सलवाद के अंत के बाद प्रदेश में आई शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, बल्कि बस्तर के समग्र विकास का एक विस्तृत और दूरदर्शी ब्लूप्रिंट भी सौंपा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर आने का निमंत्रण भी दिया, जहां उनकी मौजूदगी में कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रस्तावित है। इस मामले पर डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के विकास के विजन के बारे में बताया। सेवा तीर्थ में मुख्यमंत्री के नाते, पहला मुख्यमंत्री के नाते जाने का सौभाग्य मिला। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि वो क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है, धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। अनेकों वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हैं, लंबा चौड़ा जंगल है। तो अब नक्सलवाद तो समाप्त हुआ है, लेकिन हम लोगों को वहाँ विकास पहुँचाना पड़ेगा। 2 सिंचाई परियोजना भी वहाँ पर पास किए हैं। इंद्रावती नदी में देउरगांव मटनार 2000 करोड़ का, तो उससे काफ़ी एरिया सिंचित होगा, तो क्षेत्र के लोगों को खेत में पानी पहुंचेगा। वो पूरा क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी हैं, उनका भी वैल्यू एडिशन करा रहे हैं और उनका कीमत भी अच्छा दे रहे हैं।
अच्छा कीमत दे के उसको खरीद भी रहे हैं। तो हम लोग एक नई उद्योग नीति भी बनाए हैं, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 जो काफ़ी अच्छा है। तो उसमें भी हम लोग पर्यटन को शामिल किए हैं, होम स्टे को भी शामिल किए हैं। वहाँ के लोगों को हम लोग और उनके कमरे बन जाएं ताकि और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ठहरा पाएँ। इसके लिए हम लोग नई उद्योग नीति में उनको मकान बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो सीधा सीधा आर्थिक रूप से परिवार लाभान्वित होगा। उस क्षेत्र में हम लोग पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, मत्स्य पालन को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र और जनजातीय समाज का जो रुचि का विषय है, पर्यटन है, कृषि है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन है, इसी सब को हम लोग आगे बढ़ा के उस क्षेत्र में आर्थिक संपन्नता लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों को स्किल करके उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम सरकार की चिंता में है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ खास मुलाकात देखिए रविवार शाम 6 बजे डीडी न्यूज़ पर, खास कार्यक्रम नालंदा टॉकीज पर। और आइए अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि दशकों तक लाल आतंक के साए में जीने वाला बस्तर अब विकास की मुख्य धारा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तय की गई 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के बाद नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के साथ ही बस्तर में एक नई शुरुआत हो चुकी है। 4 से 5 दशकों तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका अब शांति और विकास की राह पर है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहीं आज स्कूलों की घंटियां सुनाई दे रही हैं। बच्चे अब निडर होकर स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि नक्सलवाद का अंत ही पर्याप्त नहीं, बल्कि 4 दशकों से विकास से वंचित बस्तर तक विकास पहुंचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कि नक्सलवाद समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो क्षेत्र उस क्षेत्र के लोग जो 4 दशक से विकास से अछूता हैं, वहाँ पर विकास भी पहुँचाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के करीब 17 विभाग और 40 से ज्यादा व्यक्तिमूलक योजनाओं को वहाँ पर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आज 400 गाँव से ज्यादा गाँव आबाद हो चुके हैं। डबल इंजन सरकार अब बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों घरों की स्वीकृति दी गई है, जिससे आदिवासी परिवारों के पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा नक्सलवाद के खात्मे में पुनर्वास नीति की बड़ी भूमिका मानते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश नक्सलवाद के उस दंश से, उस उनके आर्म्ड कैडर से मुक्त हो चुका है। भारत के जड़ में लोकतंत्र है, मन मन में लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र ने उस माओवाद पर विजय प्राप्त की है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने भी माना कि बस्तर के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। विशेष योजनाओं के जरिए उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि अब हम भयमुक्त छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है भयमुक्त तो हम हो गए हैं, पर हम एक बड़ी ट्रांजिशन के दौर में हैं। मुख्य धारा में लौटे एक पुनर्वासित युवक ने बताया कि पहले जंगल में जीवन बेहद कठिन था। बारिश में उफनती नदियों के बीच रहना पड़ता था। जंगल में परेशानी रहती है, धूप काल में ना छाँव मिलता है, ना और बारिश समय में चलना पड़ता है, नदी नालों को पार करना पड़ता है। कभी भय और हिंसा का प्रतीक रहा बस्तर अब विकास, विश्वास और अवसर का नया केंद्र बन रहा है। यह बदलाव सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि एक नए भविष्य की शुरुआत है। आने वाले समय में बस्तर के लोगों का, बस्तर जो वनांचल इलाका है, उसका तेजी से विकास हो, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। संदीप सिंह ठाकुर, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।
वैज्ञानिक नवाचारों को जमीनी स्तर के समाधानों से जोड़ते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश के किसानों को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में लगातार जुटी हुई है। संरक्षित कृषि अनुसंधान के माध्यम से ICAR न केवल खाद्य सुरक्षा बल्कि ईंधन और जलवायु सुरक्षा को भी नई दिशा दे रहा है। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने बात की ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट से। हमारे साथ ICAR के महानिदेशक और डेयर के जो सचिव हैं ML जाट जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। गेहूं की जो फसलें हैं उसको लेकर के किस प्रकार से ICAR के तहत काम चल रहा है? हमारा पिछली बार का जो प्रोडक्शन है वो 117.8 मिलियन टन रहा। इस बार हम उससे भी आगे जा रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाला है। अब इसी साल हमने 2.5 मिलियन टन भारत सरकार ने एक्सपोर्ट करने का अप्रूवल दिया है, वो जो हो रहा है। क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज, क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, बट उसके साथ साथ में पानी का जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनका ठीक से उपयोग और उनको कैसे घटाएं। यदि हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जिसमें बिना जुताई के और रेजिड्यू को वापस खेत में रिसाइकल करें, यदि हम उसके साथ में इंटीग्रेट कर दें ड्रिप फर्टिगेशन को, तो हम आधे से भी कम फर्टिलाइजर पे और लगभग 80% पानी को बचा के हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। ज़्यादा मुनाफा किसान के लिए हो सकता है क्योंकि पैदावार की लागत घट जाती है। उसके साथ साथ में जो वातावरण परिवर्तन के जो हीट है, कभी पानी बरस गया, उनके खतरों को भी इसमें कम कर सकते हैं। जौ को लेकर के भी बहुत अच्छे अनुसंधान में देख रहा था कि यहाँ पर हो रहे हैं, वो कौन कौन से ऐसे अनुसंधान हैं और क्या क्या वैरायटीज इस बार आने वाली है? हल्लेस बारले पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं और यदि आप देखेंगे तो वो हल्लेस बारले है, वो ऐसा लगता है दाना जैसे गेहूं का दाना है, तो उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ऐसी वैरायटीज भी हैं जो 8 टन से ज़्यादा जो की पैदावार देती है। तो यदि कम पानी वाले एरिया में और खारी ज़मीन है उस एरिया में यदि इतनी पैदावार आती है तो मुझे लगता है उनको लेके जाना चाहिए। मृदा को लेकर के भी यहाँ पे काफ़ी काम चल रहा है, जैसे सॉइल टेस्टिंग की बात हो या फिर जलवायु परिवर्तन से चुनौतियों की बात हो, तो इसमें कौन कौन से आप नई साइंटिफिक रिसर्च आप लोग कर रहे हैं? जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है, भारत का अभी प्राकृतिक खेती पे भी एक मिशन है, उसके भी फोकस है। दलहन को कैसे उसमें लेके जाएं, क्योंकि लेग्यूम को इंटीग्रेट करेंगे। जहाँ पे जिस खेत में हम खड़े हैं, यहाँ पे एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि 15 साल से इस खेत की जुताई नहीं हुई है और उसमें लगातार पुराली को रिसाइकल किया जा रहा है। इसकी सॉइल हेल्थ इतनी इंप्रूव हो गई कि खाद जो केमिकल का यूज कर रहे थे हम, वो 50% कम कर दिया हमने, फिर भी ज्यादा पैदावार हो रही है। तो एक तरीका है ये सब करने का और उसी के ऊपर बहुत सारा अनुसंधान कार्य चल रहा है। धन्यवाद सर। तो आप देखा सॉइल हेल्थ के लिए भी काम चल रहा है, मृदा संरक्षण का बात हो रही है, उसमें भी काम चल रहा है। जौ को लेकर के नई किस्म उगाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसानों की दोगुनी आय भी हो सके और जो लोग हैं उनको भी एक न्यूट्रिशियस जो है वो अन्न मिल सके। कैमरामैन विकी राजपूत के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, करनाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर चर्चा की। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए दी। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री ने बांग्लादेश की नई सरकार के साथ भारत के रचनात्मक रूप से जुड़ने की इच्छा को दोहराया। दोनों पक्षों ने संबंधित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से साझेदारी को और गहरा करने के प्रस्तावों पर विचार करने पर सहमति जताई है। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री, भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के सलाहकार से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन्होंने अपने संदेश में लिखा, बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान का स्वागत करके मुझे प्रसन्नता हुई। उनके साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार M हुमायूं कबीर और भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त M रियाज हामिदुल्लाह भी उपस्थित थे। ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ी राहत देते हुए LPG आवंटन का एक नया और पारदर्शी फॉर्मूला निर्धारित किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी इस नई नीति के तहत फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और कृषि जैसे अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सेक्टर्स को प्राथमिकता के आधार पर LPG की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सरकार के इस फैसले से फार्मा, फूड, पॉलीमर, कृषि, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम,
स्टील, कांच और सिरेमिक जैसे उद्योगों को अब बल्क यानी कि थोक में एलपीजी मिल सकेगी। नए नियम के अनुसार इन इंडस्ट्रीज को मार्च 2026 से पहले की उनकी औसत खपत का 70% हिस्सा आवंटित किया जाएगा। हालांकि पूरे सेक्टर के लिए कुल आपूर्ति की सीमा 0.2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तय की गई है और मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन फैक्ट्रीज में तकनीकी कारणों से एलपीजी की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल संभव नहीं है, उन्हें आवंटन में सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। इसके लिए उद्योगों को तेल विपणन कंपनीज के साथ पंजीकरण कराना होगा। साथ ही उन्हें पीएनजी कनेक्शन के लिए भी आवेदन करना अनिवार्य होगा। हालांकि जिन प्रक्रियाओं में एलपीजी के बिना काम नहीं चल सकता, वहां पीएनजी आवेदन की शर्त में छूट दी गई है। पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर बुधवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तीसरी बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति को ध्यान में रखते हुए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। बैठक में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस पर चर्चा हुई। सरकार किसानों के लिए उर्वरक उपलब्ध करा रही है और देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुगम बना रही है। रक्षा मंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने हेतु पूरी तरीके से तैयार रहें। समन्वय और लचीलापन निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखें। भारत ने पिछले 40 दिनों में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक जहाज़ों को सुरक्षित निकाला है। लगभग 340 टीएम, लगभग 11 दिनों की भारत की आयात आवश्यकता के बराबर क्षमता वाले कुल 8 एलपीजी जहाज सफलतापूर्वक जल डमरू मध्य से गुजर चुके हैं, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति स्थिरता को बल मिला है। देश ने पिछले वित्त वर्ष में गैर जीवाश्म ईंधन से 55 गीगावाट से अधिक का उत्पादन किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को वर्ष 2025-26 में नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। Under the leadership of Prime Minister, which is noticed by the IRENA, India ranks among the developed countries and overall in the renewable energy, third globally renewable energy installed capacity in the world, where we rank number 3rd in the world. Manufacturing front, 2.3 gigawatt of our module capacity manufacturing. Today it is 172 gigawatt as on 31/3/2026, while wind turbine manufacturing has increased from 10 gigawatt to 24 gigawatt. मीन्स हमारा इंपोर्ट भी बहुत कम हो रहा है एंड 100 gigawatt out of total 172 gigawatt in solar manufacturing was added in last one single year. We have added 100 gigawatt of the solar module manufacturing in the country. उन्होंने बताया कि देश ने सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता में 150 गीगावाट का आंकड़ा भी पार कर लिया है। 2014 से लेकर अब तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 53.28 गुना वृद्धि हुई है। प्रहलाद जोशी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले वित्त वर्ष में लगभग 44.6 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक सौर क्षमता वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2024-25 के लगभग 23.83 गीगावाट के पिछले रिकॉर्ड से लगभग दोगुनी है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले साल जून में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपने कुल विद्युत क्षमता का 50% हासिल कर लिया है, जो वर्ष 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली घर योजना, इंडिया एडेड मोर देन 18.7 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन financial year 2026 compared to 8.51 lakh installation in 2025. This is the biggest thing which has to be noticed. I mean, this is a very, very important achievement that total nearly about 19 lakh means 18.7 lakh rooftop solar installation in financial year 2026 and 8.51 lakh was the last year. And I am very also happy to tell you
that our daily installation has crossed more than 11,000 per day. पाकिस्तान के भारत विरोधी फेक दुष्प्रचार का एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। दरअसल पाकिस्तान से ऑपरेटेड सोशल मीडिया अकाउंट पर यह दुष्प्रचार किया जा रहा था कि गुजरात के भारतीय वायुसेना के नालिया हवाई अड्डे ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर हाल ही में हुए इजरायली हमले में इजरायली जेट विमानों को ईंधन भरने और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की थी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इन दावों को झूठा करार दिया है। पीआईबी के मुताबिक ये दुष्प्रचार जानबूझकर फैलाई गई गलत सूचना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भ्रम पैदा करना और तनाव बढ़ाना है। पीआईबी ने अपील की है कि अपुष्ट सामग्री साझा ना करें और गलत सूचना को रोकने में मदद करें। पीआईबी के मुताबिक अगर किसी को भी भारत सरकार के संबंधित ऐसी कोई भ्रामक सामग्री मिलती है तो तुरंत इसकी सूचना दें। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देने के उद्देश्य से एक विशेष भारत यूएस व्यापार सुगमीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मिशन 500 तक ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक विशेष संदेश साझा करते हुए इस पहल को दोनों देशों के व्यापारिक भविष्य के लिए गेम चेंजर बताया। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा डिजाइन और संचालित ये पोर्टल भारतीय और अमेरिकी व्यवसायियों के बीच की दूरी को कम करेगा। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में ये बताया कि आज यांगून में भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत आईएनएस संधायक पर आयोजित स्वागत समारोह में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत से भारत और म्यांमार के बीच स्थापित गहरे संबंधों का पता चला। आईएनएस संधायक की ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित हमारे महासागर विजन के अनुरूप है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु का दौरा किया। यहां स्वदेशी एरोस्पेस क्षमताओं और सेना की एविएशन परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान ध्रुव और प्रचंड जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के रखरखाव और उत्पादन का निरीक्षण किया। यह हेलीकॉप्टर्स भारत की ताकत को बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं। इस दौरे के दौरान जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रचंड हेलीकॉप्टर की ताकत का भी अनुभव किया। प्रचंड की सवारी के साथ ही उन्होंने इसके रणकौशल की बारीकियों को भी समझा। आधुनिक युद्ध क्षेत्र अब तेजी से ड्रोन, लोइटरिंग, म्यूनिशन और मानव रहित प्रणालियों से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे एयर लिटोरल यानी कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाना स्वाभाविक है। हाल के संघर्षों ने दिखाया कि इस क्षेत्र में नियंत्रण से जमीनी लड़ाइयों की गति, सुरक्षा और परिणाम सीधे प्रभावित होते हैं। इस वजह से प्रचंड का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यह हेलीकॉप्टर कठिन परिस्थितियों में विशेषकर 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। इसकी उन्नत तकनीक, सटीक हथियार प्रणाली और मजबूत सुरक्षा विशेषताएं इसे क्लोज एयर सपोर्ट, एंटी आर्मर ऑपरेशन और टोही अभियानों के लिए समर्थ बनाती हैं। अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर पर बनी सहमति से अलग लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं। बुधवार को इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला बोला। लेबनान के मुताबिक बुधवार को इजरायली हमलों में करीब 254 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों अन्य के घायल होने की भी खबर है। वहीं ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने लेबनान पर हमलों को लेकर अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है। अपने एक बयान में IRGC ने कहा कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो इसका जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कहा कि अमेरिका ईरान सीजफायर समझौते में लेबनान शामिल नहीं है। साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ईरान के साथ संघर्ष विराम में हिजबुल्लाह शामिल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले जारी रहेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने बुधवार को एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी मामले में 4 बांग्लादेशी नागरिकों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। दोषी पाए गए आरोपी जाकिर खान, बादल हलदार, कबीर तालुकदार और मोहम्मद बच्चू खरामी को बेंगलुरु की NIA विशेष अदालत ने 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और भुगतान में असफलता पर 1 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
राष्ट्रमंडल खेलों की सर्वोच्च संस्था कॉमनवेल्थ स्पोर्ट का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 2030 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार से गुजरात के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचा। ये 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल टोनल रुकारे के नेतृत्व में 8 से 11 अप्रैल तक राज्य में विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करेगा। इस दौरे में भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी भी शामिल हैं। पिछले वर्ष नवंबर में आयोजित कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की आम सभा में अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार सौंपा गया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने गांधीनगर में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट के साथ अपने दौरे की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार राष्ट्रमंडल खेलों के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगी। और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रुकारे और सीईओ केटी सैडलियर ने मुख्यमंत्री को 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया है और मुख्यमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित 2026 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। 97 किलोग्राम वर्ग में नितेश ने रजत पदक जीता, जबकि 67 किलोग्राम वर्ग में सचिन सहरावत और 82 किलोग्राम वर्ग में प्रिंस ने कांस्य पदक हासिल किए। इन 3 पदकों के साथ तीसरे दिन भारत की कुल पदक संख्या 2 रजत और 3 कांस्य हो गई। वहीं 2 महिला पहलवानों ने भी कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई है। भारतीय पहलवानों का यह प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की मजबूती को दर्शाता है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।